ये लड़की कौन है? क्या आप इसे जानते हैं? रतन टाटा जी की जिंदगी में इनका बहुत महत्व था और इस लड़की की वजह से ही कहीं ना कहीं रतन टाटा ने आजीवन शादी नहीं करी। पर क्यों? और आखिर क्या था पूरा मामला? कौन थी ये लड़की? आखिर क्या रिश्ता था रतन टाटा जी का इनसे? और क्यों रतन टाटा ने आजीवन शादी नहीं करी? और ऐसे ही कुछ 2 से 3 रतन टाटा जी की जिंदगी से जुड़े बेहद ही मजेदार किस्से हम आज जानेंगे। मगर उसके पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि अंत में हमने रतन टाटा जी की जिंदगी के कुछ ऐसे पल साझा करे हैं जिन्हें जान आपको काफी खुशी होगी। तो बात है 1960 के वक्त की। इस वक्त रतन टाटा 23 वर्ष के थे और अमेरिका के लॉस एंजलिस में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में ही उनकी मुलाकात शर्ली नाम की एक अमेरिकन लड़की से हुई और देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। देखते ही देखते रतन टाटा जी की पढ़ाई भी पूरी हो गई और फिर वहीं की एक कंपनी में दोनों यानी कि रतन टाटा और शर्ली साथ ही काम करने लगे थे। रतन टाटा जी का ये रिलेशन काफी अच्छा चला और उसके बाद रतन टाटा और शर्ली ने साथ शादी करने का मन बना लिया था। हालांकि अपनी जवानी के वक्त में रतन टाटा जी एक बेहद खूबसूरत नौजवान थे और उनकी जवानी की कुछ असल पिक्चर्स आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रतन टाटा जी और शर्ली दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे और इसीलिए उन्होंने अब साथ में शादी करने का मन बना लिया। मगर शायद किस्मत को उनका ये साथ मंजूर नहीं था, इसीलिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि फिर सब कुछ बदल गया। दरअसल रतन टाटा जी की दादी, जिनका नाम नवाजबाई सेठ था, उनकी तबीयत इस वक्त में अचानक से ही काफी खराब हो गई। रतन टाटा को उनके माता पिता के तलाक के बाद बचपन से ही उनकी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। इसीलिए उनका अपनी दादी के साथ एक अलग ही भावनात्मक रिश्ता था, जिस वजह से रतन टाटा जी को तुरंत ही भारत वापस लौटना पड़ा। हालांकि शर्ली भी रतन टाटा के साथ ही भारत आना चाहती थी, मगर शर्ली के पेरेंट्स ने उसे रतन टाटा के साथ भारत नहीं जाने दिया। मगर शर्ली ने रतन टाटा से वादा करा कि वो अपने पेरेंट्स को मनाकर जल्द ही भारत उनके पास आ जाएंगी। अब रतन टाटा अपनी बीमार दादी के पास भारत वापस तो लौट आए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी शर्ली भारत नहीं आई और न ही इसके बाद रतन टाटा वापस अमेरिका जा सके, क्योंकि ये 1962 का वक्त था, यानी कि वो समय जब भारत और चीन के संबंध बेहद खराब हो गए थे और दोनों के बीच युद्ध हो उठा था। जी हां, हम 1962 भारत चीन युद्ध की बात कर रहे हैं। अब चूंकि भारत में इस वक्त युद्ध हो उठा, तो ऐसे वक्त में सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात बंद कर दिए गए। अब क्योंकि हवाई जहाज ही चलना बंद हो गए, तो रतन टाटा वापस अमेरिका नहीं लौट सके और चिट्ठी पत्री में ही उनकी शर्ली से बात होती रही, जिसमें उन्हें इस बात का पता चला कि भारत चीन युद्ध के चलते शर्ली के पेरेंट्स उसकी शादी भारत में नहीं करना चाहते और अपनी बेटी की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए वो उसे भारत ही नहीं भेजना चाहते थे। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही वापस एयरलाइन सर्विस देश में फिर शुरू हुई, तभी रतन टाटा वापस अमेरिका लौट गए थे। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और शर्ली की कहीं और शादी हो गई थी। इस बात ने सर रतन टाटा जी को इस कदर झंझोर कर रख दिया कि उसके बाद उन्होंने ये कसम खा ली कि वो अब कभी जिंदगी में शादी ही नहीं करेंगे। रतन टाटा कभी अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं करते थे और सभी कुछ कॉन्फिडेंशियल ही रखते थे। मगर फिर भी एक इंटरव्यू में खुद रतन टाटा ने इस बात का जिक्र करा था और अमेरिका में उनके प्यार को लेकर कुछ बातें बताई थीं कि कैसे उनकी शादी होते होते रह गई थी। हालांकि उन्होंने उस लड़की का असल नाम नहीं जाहिर किया था, पर यह सारा किस्सा जरूर बताया था। इसके बाद रतन टाटा वापस भारत लौट आए और फिर उन्हें जे.आर.डी. टाटा, जो कि उस वक्त में टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, और जे.आर.डी. टाटा की कोई संतान भी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे यानी रतन टाटा को उनकी कंपनी का कारोबार संभालने को कहा। हालांकि वो इसके पहले भी कई दफा रतन टाटा को उनका कारोबार संभालने का ऑफर दे चुके थे, लेकिन रतन टाटा हर बार इससे इनकार कर दिया करते थे। लेकिन इस बार रतन टाटा ने कारोबार संभालने के लिए हामी भर दी और उसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को कामकाज सिखाने के लिए कुछ छोटे मोटे काम दिए। यहां तक कि रतन टाटा ने फैक्ट्री वर्कर्स के साथ भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करा और अपनी जिम्मेदारी को बखूब पूरा किया और पूरी मेहनत और लगन से काम किया, जिसके बाद जे.आर.डी. टाटा बहुत खुश हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन के रूप में सर रतन टाटा जी को सारा कारभार सौंप दिया।
जिसके बाद तो हम सब ने ही देखा कि रतन टाटा जी ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई और टाटा ग्रुप को वो कहां से कहां ले गए। साथ ही अपने अच्छे और नेक कामों के साथ उन्होंने लोगों के भी दिल जीते और उन्होंने जनता के दिलों में भी बहुत इज्जत बनाई। इसके बाद रतन टाटा अपने काम में इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपने काम में ही सारा मन लगा लिया। हालांकि इस बीच रतन टाटा जी का नाम उस वक्त की फिल्मों की मशहूर अदाकारा सिम्मी ग्रेवाल से भी जुड़ा और कई दफा वो सिम्मी ग्रेवाल के साथ देखे भी गए, जिसके बारे में सिम्मी ने एक टॉक शो में बात भी करी और बताया था कि रतन टाटा एक बहुत नेक दिल और हम्बल पर्सन है और वो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये उस लड़की का सौभाग्य होगा जिससे वो शादी करेंगे, लेकिन वो कमिटमेंट से कतराते हैं। और यही बात खुद रतन टाटा ने भी कई बार कबूली की वो कमिटमेंट से डरते हैं और उनकी शादी लगभग 4 बार तय हो गई थी, लेकिन उनका ये डर उन्हें हर बार पीछे कर देता था और वो शादी को कैंसिल कर देते थे। यानी कि उन्हें कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डर लगता था। इसीलिए वो अक्सर ही ये कहा करते थे कि अकेला रहना काफी अच्छा होता है, क्योंकि अकेले रहने पर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई कमिटमेंट्स नहीं होते और आप एकदम फ्री रहते हैं और हर काम के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी होती और किसी को कोई जवाब भी नहीं देना पड़ता। यानी कि आप हर तरह से आजाद रहते हैं। ये तो हुई शादी को लेकर बातें। अब जरा रतन टाटा के जीवन में कामयाबी और असली खुशी को लेकर उन्होंने जो बताया है उसे समझते हैं। जब एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में रतन जी टाटा से रेडियो पर पूछा कि सर आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली, तब रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और तब जाकर आखिरकार मुझे सच्चे सुख और खुशी का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर पहुंचकर जब मैं सबसे अमीर लोगों में था तब भी मुझे वह सुख और खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण और फिर वो समय भी आया जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% काम मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। वो लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद करी कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर खुद अपने हाथों से दूं। तब मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया और फिर वहां मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हील चेयर दी। मैंने इन विकलांग बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। तब मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। और फिर जब मैं वहां से वापस जाने लगा तो बच्चों में से ही एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। तो मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया उसने न केवल मुझे झंझोड़ दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। ये बात सुनकर रतन टाटा एकदम सन्न रह गए थे। इसके बाद तो रतन टाटा ने यही काम करना शुरू कर दिया और वो एक के बाद एक अच्छे और नेक काम करते ही चले गए। और सच में इसके बाद वो बहुत खुश रहते थे, क्योंकि जीवन की असली खुशी खुद की नहीं बल्कि दूसरे की खुशी में है। इसीलिए रतन टाटा ने बहुत दान धर्म किया और लगभग हर साल वो करोड़ों रुपए गरीब और जरूरतमंदों में डोनेट करने लगे थे। आज भी टाटा ग्रुप को यह निर्देश है कि टाटा जो भी कमाई करती है उसका 60 से 65% हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए डोनेट कर दिया जाए। मगर अफसोस कि इतने नेक दिल और अच्छे इंसान आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने अच्छे कामों की बदौलत वो सबके दिलों में हमेशा जीवंत रहेंगे। हम सबकी तरफ से सर रतन टाटा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।